सिमेट्रिक इनक्रिप्शन का जो टॉपिक है उस सिलसिले का लेक्चर 6 आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं आज के लेक्चर के एजेंडा की तरफ। आज के लेक्चर में हम RC4 जो स्ट्रीम साइफ़र है उसको डिस्कस करेंगे। फिर स्ट्रीम साइफ़र्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा स्ट्रीम साइफ़र के चंद इश्यूज़ हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं RC4 स्ट्रीम साइफ़र को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले पिछले लेक्चर में जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी स्ट्रीम साइफ़र की वो थी वर्नम साइफ़र, और वहाँ पे हमने ये देखा था कि बिट बाय बिट जो है हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर रहे थे। अब RC4 स्ट्रीम साइफ़र जो है यहाँ पे ये है कि ये जो स्ट्रीम साइफ़र है ये अब बाइट बाय बाइट जो है डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगा। सबसे पहली बात इस स्ट्रीम साइफ़र के हवाले से ये है कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। यानी इसमें भी हम सेंडर और रिसीवर जो है वो एक ही की को यूज़ करेंगे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। इसको डेवलप किया था रॉन रेवेस्ट ने। ये एक सिंपल एल्गोरिथम है और ये फास्ट भी है, लेकिन ये रिलेटिवली लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता है लेकिन रिलेटिवली लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये जो RC4 स्ट्रीम साइफ़र है ये वाइडली इम्प्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर है, वाइडली इम्प्लीमेंटेड साइफ़र है सॉफ्टवेयर के हवाले से। यानी सॉफ्टवेयर्स में इसको काफ़ी हद तक जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस में ये यूज़ होता है। 3 किस्म की एप्लीकेशंस मैंने यहाँ मेंशन की है कि SSL और TLS में भी इसको हम यूज़ करते हैं, WEP में भी हम यूज़ करते हैं इसको, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी इसको हम यूज़ करते हैं या ये सपोर्ट होता है। ठीक। अच्छा, SSL TLS के हवाले से थोड़ी सी बात ये है कि अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, लेट्स से आप अपने ब्राउज़र में URL टाइप करते हैं yahoo.com, ठीक है, आप याहू के वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं। अब आप चाहते ये हैं कि आप सिक्योर कनेक्शन जो है ना इस्टेब्लिश करना चाहते हैं याहू के वेब सर्वर के साथ, तो वो कौन करके देगा आपको? वो ये SSL और TLS की एप्लीकेशन जो है ना ये सिक्योर कनेक्शन आपको इस्टेब्लिश करके देगी। डिटेल इंशाल्लाह हम इसकी स्टडी करेंगे जब हम डिजिटल सिग्नेचर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपकी WEP के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक। अच्छा, अब ये हो गया कि ये जो स्ट्रीम साइफ़र है RC4 इसका जो की साइज़ है नॉर्मली या तो वो 64 बिट का होगा या 128 बिट पर मुश्तमिल होगा। की साइज़ से मुराद ये है कि आपकी की जो है वो कितनी साइज़ की है। लेट्स से सिंपल सी एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मेरी जो की है वो 4 बिट्स पर मुश्तमिल है, 1111। तो ये असल में क्या हो गया, ये 4 बिट्स जो हैं ये मेरे की का साइज़ हो गया। तो की साइज़ से मुराद ये है। अब ये जो RC4 स्ट्रीम साइफ़र है ये 2 किस्म के एल्गोरिथम को यूज़ करता है। एक को हम KSA कहते हैं जिसको हम टेलिंग एल्गोरिथम कहते हैं, और दूसरे को हम सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिथम कहते हैं या PRGA। तो ये 2 किस्म के एल्गोरिथम्स RC4 स्ट्रीम साइफ़र यूज़ करता है। अब एक डायग्राम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका RC4 स्ट्रीम साइफ़र है। की जो है इनिशियल की जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये की स्ट्रीम जनरेटर है। ये करेगा क्या, ये हमें रैंडम की जनरेट करके देगा। ठीक है। अच्छा, वो की इधर आएगी, यहाँ से हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उसके बाइट्स आएंगे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि RC4 स्ट्रीम साइफ़र जो है ये अब डेटा को बाइट बाय बाइट जो है ना वो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे प्लेन टेक्स्ट की बाइट्स आएंगी, इधर XR होंगी। XR वही ऑपरेटर है जिसको पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, और हमारा हमारा जो साइफ़र टेक्स्ट है उसकी बाइट्स यहाँ पे जनरेट होके आएंगी। फिर यही साइफ़र टेक्स्ट जब इसको हम डिक्रिप्ट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे ये कहा था पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिक्रिप्शन का जो अमल है वो एक रिवर्स अमल है। अब स्ट्रीम साइफ़र की बाइट्स यहाँ से आएंगी। अच्छा, ये की जो है इनिशियल की यहाँ इंटर होगी इसी की स्ट्रीम जनरेटर में, और वहाँ से जो है ना हमारे पास कीज़ की बाइट्स जनरेट होके आएंगी। फिर वो साइफ़र टेक्स्ट की बाइट के साथ XR होंगी और दोबारा हमारा प्लेन टेक्स्ट जो है जो हमारा मैसेज था वो जनरेट होगा।
अब डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ये जो की स्ट्रीम जनरेटर है, असल में ये इन दो एल्गोरिथम से मिलकर बना है। एक को हम KSA कहते हैं और दूसरे को हम PRGA कहते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम है। आपकी जो की है, जब इसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो वो की सबसे पहले इस एल्गोरिथम से गुज़र के जाएगी, फिर उसके बाद वो की जो है इस एल्गोरिथम में से गुज़र के जाएगी और हमारे पास जो है ना फिर फाइनल जो है ना वो की हमारी जो है वो जनरेट होके हमें मिलेगी। तो ये जो की स्ट्रीम जनरेटर है, ये इन दो एल्गोरिथम से मिलकर बना है। अब इन दो एल्गोरिथम को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ इंशाल्लाह ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये जो है RC4 की एग्जांपल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये असल में मैंने इंटरनेट से एक सिमुलेशन जो है वो ली है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। KCMS की जो है सॉफ्टवेयर, KCMS पे आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पे आपने इस लिंक पर जाना है और फिर करना ये है कि इस सिमुलेशन को आपने जो है ना स्लो मोशन में रन करना है। तो ये जो लॉजिक हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको ईज़िली इस लॉजिक की समझ आ जाएगी कि असल में ये लॉजिक काम कैसे करता है। अच्छा, बहुत ही सिंपल से एल्गोरिथम है, कोई इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले जो हमने की ली थी, ठीक है ना? उसको हम देखते हैं कि वो की हमारी क्या है, ठीक? अच्छा, इसमें आपने करना ये है कि आपकी ये इनिशियल एरे है, इसको हम स्टेट वेक्टर भी कहते हैं और या इसको आप एरे भी कह लें, ठीक? तो 2 एरेज़ आपके पास आ गई। ये फॉर लूप जो है इसको हम I से 0 से चलाएँगे 255 तक, ठीक है? क्योंकि हमने 256 एलिमेंट्स की एरे जो है ना वो जनरेट करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको अभी जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये सारी कार्रवाई जो है ये एरेज़ के थ्रू हो रही है। तो इसमें ये जो फॉर लूप है ये करेगा क्या? ये इनिशियल एरे जो है ना ये जनरेट करके हमें देगा। शुरू में हमारे पास ये एरे जो है ये एम्प्टी होगी, लेकिन जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो I में 0 हो गया। अच्छा, फिर जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये देखें S ऑफ I का मतलब क्या है? I में 0 है। अब ये जो हमारे पास लोकेशन है ये हमारे पास क्या है? S ऑफ I में 0 है हमारे पास, तो ये S ऑफ 0 लोकेशन हो गई। ये हमारे पास S ऑफ 1 लोकेशन हो गई, ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, एरे का आपको पता है कि एरे की हम इंडेक्सिंग करते हैं। 0 से हम शुरू करते हैं और अपने आखिरी एलिमेंट तक जाते हैं। इन इंडेक्सेस के थ्रू फिर हम क्या करते हैं? अपने एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो ये जो ऊपर मैंने लिखा है S ऑफ 0, ये इस लोकेशन का नाम है, S ऑफ 1 इस लोकेशन का, फिर S ऑफ 2 इस लोकेशन का, S ऑफ 3 इस लोकेशन का, चलते-चलते S ऑफ 255 ये हमारी आखिरी लोकेशन होगी। तो ये फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो ये इस एरे को फिल कर देगा, ठीक? अच्छा, अब ये जो लॉजिक है आपको नज़र आ रही है, ठीक है? ये क्या है? ये हमारे पास एक दूसरी एरे है जो कि एक टेम्पोरेरी एरे है और इसको हमने टी का नाम दिया है या आप इसको वेक्टर भी कह लें। ये हम यूज़ करेंगे की के लिए। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है कि इनिशियल की जो है ना हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसको हम इंसर्ट करेंगे इन एल्गोरिथम्स में, ये जो KSA और PRG है। अब ये वो की कौन सी है? ये की हमारे पास ये है, ये वाली की जो हम इधर लिख रहे हैं। इधर नोट करने की बात ये है, अच्छा ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। I में क्या है? हमारे पास 0 है। मॉड, ये मॉडुलस ऑपरेटर है और की लेंथ यानी की कितनी लेंथ है? अब इस सूरत में तो की लेंथ 3 है। अच्छा, इस चीज़ को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्फ्रॉम, ठीक है ना? यहाँ पे इस कैलकुलेशन को आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ। I की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 0 थी, ठीक है ना? और मॉड हमारे पास क्या था? उसके बाद जो है ना मॉड 256, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो है 256। अब थोड़ी देर के लिए वेट करें, ये देखें ये हमारे पास इस कैलकुलेशन का आउटपुट आया यानी 0, ठीक? अच्छा, अब जब हम अच्छा 0 आई तो 0 जो है यानी अब K ऑफ 0, ठीक है ना? यानी इस कैलकुलेशन से थोड़ी देर पहले हमने देखा की लेंथ हमारी कितनी है? 3। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो मैंने KEY 3 बिट्स की ली हुई है, यानी की साइज हमारे पास 3 है, की लेंथ हमारे पास 3 है। 0 mod 3 तो उससे हमारे पास क्या आया? 0 वैल्यू आई। अब K ऑफ 0 जो है ये कौन सी लोकेशन है? डियर स्टूडेंट्स, K ऑफ 0 जो है
ये हमारे पास ये वाली लोकेशन है, ठीक। अच्छा, K(1) फिर ये हो गई, K(2) ये हो गई, K(3) ये हो गई, चलते चलते हम आखिर तक चलेंगे। अब K(0) में क्या K(0) जो है इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको क्या कर दो, T(i) यानी T(0) में सेव कर दो। अच्छा, सॉरी, ये K(0) ये जो हमारे पास एरे है ये T है, ये K नहीं है, तो ये जो हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, ये हो जाएगी T(0), क्योंकि ये हमारे पास एरे T है, यानी ये जो लोकेशन है इसकी ये T(0) लोकेशन है, फिर ये T(1), T(2), क्योंकि ये हमारे पास एरे T है। अच्छा, अब K(0) में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, लेट्स से K(0) में हमारे पास K पड़ा हुआ है, उसको क्या करो, T(0th) लोकेशन में सेव कर दो। तो T(0th) लोकेशन ये होगी हमारे पास, तो K यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अच्छा, तो ये सिंपल सी लॉजिक है इस निचली वाली एरे को फिल करने के लिए। इधर एक अब बात आपने याद रखनी है, अगर आपकी की साइज़ भी 256 है तो फिर तो सीधा सीधा जो है ना आपकी की सारी की सारी निचली वाली एरे में आ जाएगी। जैसे हमने ऊपर की एरे को फिल किया था, इसी तरह ये नीचे वाली एरे भी क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी आपके की से। लेकिन अगर आपकी की साइज़ 256 से कम है, जैसा कि इस केस में हमारे पास की साइज़ सिर्फ 3 बिट्स पर मुश्तमिल है, तो फिर आपने रिपीट करना है। देखें, ये के हो गया, ये ई हो गया, ये वाई हो गया। अब की तो हमारी सिर्फ 3 बिट्स की है, तो रिपीट करेंगे, फिर दोबारा के ई वाई, फिर दोबारा के ई वाई, चलते चलते हम आखिर तक चलेंगे। तो ये जो लॉजिक है आपकी, ये नीचे वाली ये वाला काम करेगी, ये की जो है यहाँ पे फिल कर देगी, ठीक। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हम है काम, वो ये है कि अब की जो हमने इनिशियल की ली थी उसको अब हमने KSA ये जो एल्गोरिथम है इसमें से गुजारना है, ठीक। अब ये लॉजिक करेगा क्या, ये दो एरेज हमने पिछली लॉजिक से ली, एक हमारी S वाली एरे और एक हमारी की वाली एरे। KSA का एल्गोरिथम करेगा क्या कि इन दो एरेज को लेगा और एक तीसरी एरे जो है ना वो डेवलप करेगा, और इस एरे को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास परम्यूटेड एरे है। अब इसका क्या मतलब है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, KSA का एल्गोरिथम करेगा कुछ नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, वो परम्यूटेशन परफॉर्म करेगा, यानी एरे के एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। कैसे, लेट्स से ये हमारे पास जो है 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हमारी एक एरे है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अच्छा, अब ये जो एल्गोरिथम है, ये वाला लॉजिक करेगा क्या, ये वाला लॉजिक ये करेगा कि इस एलिमेंट को उठाएगा और इस एलिमेंट को उठाएगा और इनको आपस में स्वैप कर देगा। यानी 6 को उठाओ और 8 को उठाओ, इनकी पोजीशंस को चेंज कर दो। कैसे कि 8 को आपने इधर लिख देना है और 6 को हमने क्या कर देना है, इस 8 की जगह पर लिख देना है। अब जब इसकी नई पोजीशन हमारे पास आएगी तो ये होगा, ये तो हमारे पास 5 हो गया, ठीक। अब इधर 8 आ गया, ये 7 अपनी जगह पर आ गया और 6 अपनी जगह पर आ गया। ये जो KSA का एल्गोरिथम है ये करेगा कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ ये क्या करेगा, ये इस किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर देगा, उसको रीअरेंज करेगा। इसी चीज़ को हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये करेगा इस लॉजिक के थ्रू। सिंपल सी बात, J = 0। फॉर लूप हम चलाएंगे 0 से लेकर 255 तक, क्योंकि हमारे पास टोटल एलिमेंट 256 हैं। अच्छा, अब ये जो लॉजिक है इसकी समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। J में क्या है, 0 है, ठीक, क्योंकि इधर आप देखें तो 0 सेव है, तो J 0 आ गया आपकी। अब S of I से मुराद क्या है, पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि S of I यानी I में क्या है, हमारे पास 0 है। ये देखें I = 0, तो S of 0 हो गया। S of 0 इस लोकेशन का नाम है, इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है, 0, इसको उठाओ। अच्छा, प्लस 0 हो गया। अब T of I, तो T of I में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, I में 0 पड़ा हुआ है। अच्छा, T of I जो हमारे पास है वो क्या है, वो ये है K, ठीक। पिछले स्लाइड में हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, इधर K पड़ा हुआ है, तो K की जो ASCII वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, इसका ASCII कोड क्या है, 75। तो यहाँ पर K की ASCII वैल्यू हम लेंगे।
अच्छा, इसको जब हम जमा करेंगे तो सीधी सीधी हमारे पास 75 मॉड 256 हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इसको आपने कैलकुलेट करना है, वही उस वेबसाइट पे जाएं, तो जो वॉल्फ्राम की वेबसाइट है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे अब सीधा सीधा जो है ना, सिर्फ यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इस 0 को हटा के 75 कर दें, थोड़ी देर वेट करें तो ये 75 का रिजल्ट हमारे पास आ गया इससे। अच्छा, अब इस 75 के रिजल्ट को अब क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे जे में, यानी जे हमारे पास क्या आ गया, 75। अच्छा, आई हमारे पास क्या था, आई हमारे पास 0 है, यानी आई जो है वो हमारे पास 0 है, जबकि जे की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या होगी, 75। अब इस लॉजिक की तरफ आते हैं कि ये काम क्या करता है। ये स्वैप का फंक्शन है। स्वैप का फंक्शन डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये वाला काम करेगा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया कि एरे की एलिमेंट्स की पोजीशन को रीअरेंज कर देगा। ठीक है, तो ये स्वैप के फंक्शन का काम है। स्वैप कर दो किस चीज़ को, एस ऑफ आई, यानी एस ऑफ जीरोथ लोकेशन में जो जगह वैल्यू पड़ी हुई है, तो एस ऑफ जीरोथ लोकेशन में हमारे पास क्या है, वो है 0। अच्छा, इसको स्वैप कर दो किस चीज़ के साथ, एस ऑफ 75th, क्योंकि जे में हमारे पास 75 है, तो एस ऑफ जे क्या हो गया, एस ऑफ 75th, यानी एस ऑफ 75th इधर हमारे पास कोई वैल्यू होगी, उसको उठाओ और 0 के साथ स्वैप कर दो। इस तरह फिर जो है ना दोबारा लूप चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लॉजिक के नतीजे में हमारे पास ये तीसरी एरे जो है ना डेवलप होगी हमारे पास सबसे आखिर में। अच्छा, और इसको हम क्या कहेंगे, परम्यूटेड एरे कहेंगे। ये नहीं, ये अब हमारे पास सारी परम्यूटेशन जो है ना वो परफॉर्म हो गई। अच्छा, ये तो KSA एल्गोरिथम का जो काम था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब ये जो रिज़ल्ट है, ये जो तीसरी एरे हमारे पास जनरेट होके आई थी, अब ये तीसरी एरे जो है वो किस चीज़ के हवाले हो जाएगी, ये जो एल्गोरिथम है इसके हवाले हो जाएगी। ठीक, अब ये एल्गोरिथम और कुछ नहीं करेगा, बल्कि दोबारा जो है ना परम्यूटेशन परफॉर्म करेगा, जैसे पिछली स्लाइड्स में हमने एक्सप्लेन किया परम्यूटेशन को, वही काम अब ये एल्गोरिथम करेगा। और करेगा क्या कि इस एरे को जो है ना दोबारा क्या कर देगा, स्क्रैम्बल्ड कर देगा। जब ये परम्यूटेशन परफॉर्म करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरे है ये हमारे पास दोबारा स्क्रैम्बल्ड हो गई। जब दोबारा ये एरे हमारे पास स्क्रैम्बल्ड होगी तो असल में जो हमारी की स्ट्रीम है फाइनल, वो हमें मिल जाएगी। फिर उसको हम यूज़ करेंगे और प्लेन टेक्स्ट की बाइट को जो है ना हम XOR करेंगे। ये लॉजिक, ये जो काम है ये करेगा कौन, ये जो लॉजिक है हमारे पास, ये काम हमें परफॉर्म करके देगा। ये देखें, ये जो हमारे पास पिछले एल्गोरिथम ने अरे जनरेट करके दी थी, उसको हमने पकड़ा और इस एल्गोरिथम के हवाले कर दिया। इसने उसको क्या किया, सिंपली दोबारा उसमें जो है ना एलिमेंट्स की पोजीशन को रीअरेंज किया, परम्यूटेशन परफॉर्म की, और हमारे पास फाइनल जो की स्ट्रीम है वो हमें मिला इस सूरत में। अब ये जो लॉजिक दिया गया है लेफ्ट पे, इस लॉजिक के थ्रू जो है ना ये चीज़ हमें हासिल हुई। डियर स्टूडेंट्स, ये दो कैलकुलेशंस मैंने आपको वेबसाइट के थ्रू जो है ना परफॉर्म करके दी, सिंपल एज दैट। ये देखें, आपने करना क्या है, आई की वैल्यू लेनी है, 1 के साथ जमा कर देना है, जो रिजल्ट इससे आएगा उसको मॉड 256 कर देना है। कैसे करेंगे, साइट के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। उससे जो वैल्यू आएगी उसको आई में सेव कर देना है। फिर जे में जो वैल्यू होगी, जे में क्या है 0 है, उसको प्लस कर देना है एस ऑफ ith लोकेशन पे जो वैल्यू होगी उससे, फिर उसको मॉड कर देना है 256 से। सिंपल कैलकुलेशंस है, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और वो जो साइट मैंने आपको बताई थी उसमें वैल्यूज पुट करके आपके पास रिजल्ट जो है वो जे में सेव हो जाएगा। फिर करना क्या है, वही काम करना है कि एस ऑफ ith लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको पकड़ो और एस ऑफ jth लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको पकड़ो, उन दोनों को क्या कर दो, स्वैप कर दो। ठीक, अच्छा, फिर एस स्वैप करने के बाद जब स्वैपिंग का अमल हो जाए, उसके बाद एस ऑफ ith लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है उसको जमा कर दो एस ऑफ jth लोकेशन की वैल्यू के साथ और उसको मॉड कर दो 256 के साथ। इससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास एस ऑफ नई वैल्यू हो जाएगी, उसको फिर हम क्या कर देंगे, के में स्टोर कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपने करना क्या है, एक कागज़ पकड़ें, पेन पकड़ें, इस लॉजिक को लिखें, सिंपली वैल्यूज पुट करें और जो वॉल्फ्राम की साइट है उसमें आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें, तो आपको जो है ना ये रिजल्ट्स इजीली जो है ना वो अचीव हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये परम्यूटेशन जो है ना कैसे परफॉर्म हो रही है। बस सिंपल इज दैट कि KSA के एल्गोरिथम ने जो एरे परम्यूट करके दी थी उसको हमने हवाले कर दिया इस एल्गोरिथम को।
इस एल्गोरिथम ने उस एरे को पकड़ा, दोबारा उसको जो है ना रीअरेंज किया, उसकी परम्यूटेशन की, तो हमारे पास ये जो फाइनल एरे है ये हमें मिल गई। ये अब हमारी की स्ट्रीम है, वो फाइनल की है जिसकी बाइट्स को हम यूज़ करेंगे और फिर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अमल को परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे दिया है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास परम्यूटेड स्टेट वेक्टर एस हो गई, ठीक है ना। जो KSA एल्गोरिथम ने हमें एरे जनरेट करके दी थी वो ये है, ठीक। अब जो PRGA एल्गोरिथम है उसने जो फाइनल की स्ट्रीम जनरेट करके दी या जो फाइनल एरे जनरेट करके दी की स्ट्रीम की, वो हमारे पास ये है। अब इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि प्लेन टेक्स्ट की बाइट के साथ XOR करेंगे। लेट्स से ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट की पहली बाइट हो गई, ये हमारे पास की पहली बाइट हो गई। तो ये देखें, इसको हमने XOR किया है आपस में, उससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर प्लेन टेक्स्ट की जो की स्ट्रीम है उसकी दूसरी बाइट को हम उठाएंगे, प्लेन टेक्स्ट की दूसरी बाइट के साथ XOR करेंगे और रिजल्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इनक्रिप्शन का अमल हुआ। डिक्रिप्शन का अमल इसकी रिवर्स है, वही चीज़, ठीक है। कि इस जो एरेज हैं हमारे पास दोनों, वो ये यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, अब जो साइफर टेक्स्ट हमें मिला था, हमने उससे प्लेन टेक्स्ट जो है वो जनरेट करना है। तो ये जो की स्ट्रीम की पहली बाइट है उसको हमने उठाया, साइफर टेक्स्ट की पहली बाइट को हमने उठाया, इन दोनों को हमने XOR किया, जो रिजल्ट हमारे पास आया उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह हम दूसरी बाइट को उठाएंगे, इधर से भी दूसरी बाइट को उठाएंगे, फिर उसको XOR करेंगे, रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे। फिर तीसरी बाइट को उठाएंगे, इधर से तीसरी बाइट को उठाएंगे, XOR करेंगे, रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे। उस वक्त तक जब तक कि हमारी ये जो प्लेन टेक्स्ट है वो दोबारा जनरेट ना हो जाए, यानी हम आखिर तक चलेंगे। तो ये RC4 की डिक्रिप्शन का अमल था। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल इज़ दैट। थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ आपके लिए। हमने किया क्या कि इनिशियल एक की ली, उसको हमने उसको लेके हमने क्या किया, एक एरे को फिल किया, ठीक है ना। अच्छा, उस एरे को हमने फिर क्या किया, KSA के एल्गोरिथम में से गुजारा। उस एल्गोरिथम ने ये किया कि उस एक तीसरी एरे हमें डेवलप करके दी, जो कि परम्यूटेड एरे थी, यानी उनमें हमने एलिमेंट्स को रीअरेंज किया। अच्छा, फिर ये जो तीसरी एरे थी उसको हमने हवाले कर दिया PRGA एल्गोरिथम के। उसने दोबारा उसको स्क्रैम्बल किया, यानी उनमें एलिमेंट्स को दोबारा रीअरेंज किया, तो हमारे पास फाइनल जो हमारी की स्ट्रीम थी वो हमें मिली। फिर उसको यूज़ करते हुए हमने इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का अमल परफॉर्म किया। अब चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रीम साइफर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रीम साइफर की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि यहाँ पे आपके पास एरर प्रोपेगेशन नहीं है। एरर प्रोपेगेशन से मुराद क्या है, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से ये आपका क्या है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास आपके पास एक एरर आई 0, ठीक है ना। इस बिट को होना चाहिए था 1, लेकिन हमने गलती से इसको 0 लिख दिया। अच्छा, इसको फिर हमने जो है ना इनक्रिप्शन के एल्गोरिथम में से गुजारा और हमारे पास जो है वो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ। ये अब हमारे पास क्या है, ये अब हमारे पास जो है ना साइफर टेक्स्ट है। अब साइफर टेक्स्ट में भी ये बिट क्या होगी, ये एक बिट का ही एरर होगा। अच्छा, दोबारा इस साइफर टेक्स्ट को जब हम डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम में से गुजारेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोबारा वापस अपना जो है ना वो प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, लेकिन ये प्लेन टेक्स्ट में ये बिट वही एक बिट एरर होगा। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये जो प्लेन टेक्स्ट में इसमें हमने एक गलती कर दी, ठीक है। इस बिट को 1 होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, गलती से 0 लिख दिया। फिर इनक्रिप्शन के अमल से हमने इसको गुजारा, तो साइफर टेक्स्ट में भी हमारे पास ये एक बिट की ही एरर आएगी। फिर दोबारा साइफर टेक्स्ट को हमने डिक्रिप्ट किया, तो प्लेन टेक्स्ट में भी हमारे पास गलती जो है वो एक बिट की ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो आधे से ज़्यादा बिट्स जो हैं उसकी क्या हैं, वो गलत हैं, नहीं, बल्कि एक बिट की ही एरर आएगी आपके पास। इसको कहते हैं कि एरर जो है वो प्रोपेगेट नहीं हुई, यानी गलती हमारी फैली नहीं। अच्छा, यही वजह है कि इस जो स्ट्रीम साइफर्स हैं इनको कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं उनमें यूज़ किया जाता है, यानी कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है।
खुसूसी तौर पर उन कम्युनिकेशन चैनल में इसको हम यूज़ करते हैं जिनकी क्वालिटी जो है वो पुअर हो और जहाँ पर गलती करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हों, तो वहाँ पे स्ट्रीम साइफर्स को यूज़ किया जाता है। वजह क्या? वजह ये है कि एरर जो है प्रोपेगेट नहीं होती। अच्छा, और अगर स्पेसिफिकली हम बयान करें तो जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रीम साइफर्स को यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स। जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो स्पीड है। अभी तक तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि चूंकि इसमें बिट वाइज इंक्रिप्शन होती है या बाइट वाइज इंक्रिप्शन होती है और XOR ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है, तो इसीलिए जो है ना इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है स्ट्रीम साइफर्स की। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हमारा डेटा जो है वो रेडी है ट्रांसमिट होने के लिए इमीडिएट यानी फ़ौरन ही हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट करना चाहें, तो वहाँ पे हम जो है ना स्ट्रीम साइफर्स को यूज़ करते हैं और स्पीड का अंदाज़ा हमें वहाँ से लग गया होगा। ये भी रीज़न है कि हम मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन जो हैं उनमें हम स्ट्रीम साइफर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें यानी स्ट्रीम साइफर को हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। वजह उसकी क्या है? वजह कि ये स्ट्रीम साइफर्स जो हैं ये सिंपल बहुत हैं, उस वजह से जो है ना ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है ऑन द फ्लाई एन्क्रिप्शन। ऑन द फ्लाई एन्क्रिप्शन जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि आपका डेटा रेडी है ट्रांसमिट होने के लिए और आप फ़ौरन जो है ना एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं, तो स्ट्रीम साइफर को यूज़ करें क्योंकि वो आपको ऑन द फ्लाई एन्क्रिप्शन जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं। दूसरी बात ये है कि सॉरी दूसरी बात ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कीबोर्ड से जो है ना की स्ट्रोक्स जो हैं कोई भी की मैं प्रेस करूं तो मेरे की प्रेस करने के फ़ौरन बाद ही जो है ना मेरा जो डेटा है वो क्या हो? एन्क्रिप्ट हो, तो आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रीम साइफर्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है वो इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि अगर हम स्ट्रीम साइफर को हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट है। उसकी वजह ये है कि नंबर ऑफ गेट्स जो हमारे पास यहाँ यूज़ होंगे वो बहुत लो होंगे। डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर हमने इसमें कौन सा गेट यूज़ किया? XOR गेट। और अगर आपको याद हो तो सिर्फ हमने एक ही गेट का सहारा लिया। यानी स्ट्रीम साइफर्स को अगर आप हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो जो नंबर ऑफ गेट्स यूज़ होंगे वो बहुत ही कम होंगे, जिसकी वजह से जो है ना ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट है हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी वजह से जो है आपका जो इंक्रिप्शन रेट है वो बहुत हाई हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो थी चंद प्रॉपर्टीज़ स्ट्रीम साइफर्स की, लेकिन कुछ इश्यूज़ भी हैं। इश्यूज़ ये हैं कि आपका जो की स्ट्रीम है उसको आपने सिंक्रोनाइज़ करना है, ठीक है? यानी लेट्स से सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये सेंडर का की स्ट्रीम है और ये रिसीवर का की स्ट्रीम है, ठीक? अच्छा, इन दोनों को जो है ना सिंक्रोनाइज़ होना चाहिए। अगर ये सिंक्रोनाइज़ नहीं होते हैं तो फिर मसला क्या होगा कि एक बिट का ट्रांसमिशन एरर जो है उससे हमारे पास बहुत बड़ा मसला बन सकता है, ये डिज़ास्टर्स हो सकता है। उसकी वजह ये है कि अगर एक बिट का ट्रांसमिशन एरर आ जाए तो उसके बाद जो सबसीक्वेंट डिक्रिप्शन है यानी उसके बाद वाली डिक्रिप्शंस जो हैं उसमें काफ़ी सारी हमारी बिट्स जो हैं वो क्या होंगी? वो गलत होंगी। इसीलिए जो है ना की स्ट्रीम को सिंक्रोनाइज़ होना चाहिए सेंडर और रिसीवर के। और इसके लिए हल ये है कि गाहे बगाहे आप रीसिंक्रोनाइज़ करते रहें दोनों की स्ट्रीम्स को, यानी सेंडर और रिसीवर वो क्या करें? वक्तन फ़वक्तन अपने की स्ट्रीम्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज़ करते रहें, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वन बिट ट्रांसमिशन एरर का ये वाक़या ना हो। अदरवाइज़ आपकी काफ़ी सारी बिट्स जो हैं वो रॉन्ग रिसीव होंगी। तो ये इशू एक स्ट्रीम साइफर के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।